हेलो डियर्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस इन फिज़िक्स क्लास 9th। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन्स के लॉज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन की। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट, जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो सर आइजैक न्यूटन ने 1642 से 1727 के दरमियान में इसने 3 लॉज दिया है। मतलब 3 लॉज जो फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड लॉज 3 हैं, और एक चौथा भी मतलब कि फोर्थ लॉ भी है, जिसे हम द ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ कहते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ 3 लॉ पढ़ेंगे, और जो ग्रेविटेशनल लॉ हैं द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ वो हम ग्रेविटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट लॉ को डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट लॉ हमें क्या कह रहा है, अ बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ द रेस्ट। मतलब कि एक बॉडी जो है वो कंटिन्यू करेगी अपनी स्टेट, अगर वो रेस्ट में है या वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है इन द स्ट्रेट लाइन, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मतलब कि एक कोई बॉडी है, अगर वो यूनिफॉर्मली मूव कर रही है किसी भी सरफेस पे, वो बॉडी मूव कर रही है, तो वो तब तक नहीं रुकेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, मतलब कि कोई फोर्स ना लगे। तो ये बॉडी जो है मूव करती ही रहेगी अगर इस पर कोई भी फोर्स ना लगे। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन द रेस्ट में है, मतलब कि रेस्ट में है, तो ये तब तक रेस्ट में पड़ा रहेगा तब तक जब तक कोई इसे फोर्स लगाकर मूव ना कराए। मतलब एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसे जब कोई मूव ना कराए तब तक ये बॉडी क्या रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी। तो इट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पर आप देखें कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम द लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। मतलब इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी होती है। इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इट्स टेंड्स टू कंटिन्यूस इज इट्स सेट। मतलब कि यहाँ आप इस वीडियो से देखें कि जो अपनी पोजीशन को मतलब क्या करें, मेंटेन कर पाएँ। मतलब कि अपनी पोजीशन को क्या करें, मेंटेन कर पाए। यहाँ पर आप देखिए कि ये यहाँ पर आप देखिए ये एक मतलब कि इस रिंग के ऊपर एक मतलब एक माचिस की डब्बी है। इस डब्बी जो है अभी रेस्ट में है। जब हम इसको मूव कराएंगे, आप इस वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए कि जब हमने इसको मूव कराया तो डब्बी जो है वो बिल्कुल नीचे गिर गई। तो इससे क्या आपको समझ में आया, इससे आपको ये समझ में आया कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच टेंड्स टू कंटिन्यूस। मतलब जो अपनी पोजीशन को कंटिन्यू करना चाहता है, यानी यहाँ पर एक डब्बी रखी हुई थी, वो डब्बी क्या कर रही थी, मतलब रेस्ट में थी, तो वो रेस्ट में ही रहना चाह रही थी। लेकिन हमने इस रिंग को मूव कराया, तो मूव कराने से ये जो डब्बी थी ये यहाँ पर रेस्ट में ही रहना चाह रही थी। तो जो ये टेंड्स टू रेजिस्ट, मतलब कि जो रेस्ट में ही रहना चाहती हैं या जो मूव ही करना चाहती हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, इसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। इसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। जब आप बस में ट्रैवल करते हैं, जब आप किसी भी बस में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो आप एक जर्क फील करते हैं। क्या करते हैं, जर्क, मतलब कि एक झटका सा फील करते हैं। वो झटका क्यों लगता है, वो इस इनर्शिया की वजह से ही लगता है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो बस के साथ ही मूव कर रही होती है, बस के साथ ही मूव कर रही होती है। लेकिन बस जो है वो रुक जाती है, लेकिन आपकी बॉडी जो है वो मूव करना ही चाहती है। देखिए कि बस ने ब्रेक लगाई है लेकिन आपने ब्रेक नहीं लगाई है, आप तो इन द मूव ही, मोशन में ही हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इनर्शिया क्या है, एक इनर्शिया इज़ द प्रॉपर्टी, किसी भी मैसिव बॉडी की प्रॉपर्टी है विच इट टेंड्स टू कंटिन्यू इट्स स्टेट। मतलब जो उसकी स्टेट है उसको कंटिन्यू ही रखेगी अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो। मतलब जो बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, ताकि उस पर अगर फोर्स नहीं लग रही है तो वो रेस्ट में ही रहेगी। या कोई बॉडी जो मूव कर रही है वो तभी तक मूव करती रहेगी जब तक कोई उसे फोर्स लगाकर रोके ना। तो इट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन। तो आगे चलते हैं। तो आपने ये सिक्के वाली मतलब कि एक्टिविटी भी की होगी। ये भी देखिए कि यहाँ पर सिक्का जो है मतलब कि कॉइन, वो इन द रेस्ट में है। यहाँ पर सिक्का क्या है, रेस्ट में। जब हम इस पेपर को थ्रो करेंगे
जब हम पेपर को नॉक करके थ्रो करेंगे तो ये सिक्का क्या हो जाएगा, वहीं पर ही नीचे गिरेगा और पेपर आगे निकल जाएगा। मतलब कि पेपर जो है वो मूव कर रहा है, लेकिन सिक्का यानी कॉइन जो है वो रेस्ट में अपनी रेस्ट की जो हालत थी, पोजीशन थी, वो चेंज नहीं कर पाया। तो ये क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी बॉडी की। तो आई होप आर यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नाउ वी गो टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो हमें दो चीज़ों का रिलेशन बताती हैं, एक फोर्स और एक्सीलरेशन, मतलब फोर्स और एक्सीलरेशन का रिलेशन बताती हैं। तो क्या कहता है इसकी स्टेटमेंट? इसकी स्टेटमेंट कहती है व्हेन द नेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इट प्रोड्यूस द एक्सीलरेशन। जब फोर्स लगती हैं तो बॉडी में क्या आती हैं, एक्सीलरेशन आती हैं। बॉडी में क्या आती हैं, एक्सीलरेशन, यानी वो मूव करती हैं। तो आपको पता है कि बॉडी को मूव कराना या रोकने के लिए हमें फोर्स चाहिए होती हैं। मतलब बॉडी को मूव करवाना हो या उसे रोकना हो तो हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो यहाँ पर लिखा गया है कि व्हेन ए नेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इट प्रोड्यूस द एक्सीलरेशन, यानी जब किसी भी बॉडी पर फोर्स लगेगी तो वो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही हैं। अगर गाड़ी जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और हम फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, यानी उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और फोर्स भी हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो एक्सीलरेशन जो होगी वो इसी ही डायरेक्शन में यानी फोर्स के डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। अगर हम गाड़ी जो है मतलब कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, लेकिन फोर्स जो है हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में है और गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, तो एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में यानी फोर्स के डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। मतलब कि यहाँ पर देखिए कि एक्सीलरेशन प्रोड्यूस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब फोर्स की डायरेक्शन में ही एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो ये आपको बात याद रखनी होगी, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। आगे हमसे कहा गया है द एक्सीलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मास। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हैं, आप उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, तो जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हैं उसी ही डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस होती है, एक्सीलरेशन। जितना ज़्यादा आप फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतनी ज़्यादा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगी उसी बॉडी में, ठीक है। अगर ऐसा प्रोपोर्शन बनेगा, ये क्या है, प्रोपोर्शन, एक्सीलरेशन क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स से। मतलब जितना हम फोर्स लगाएंगे उतनी एक्सीलरेशन होगी। एक्सीलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर फोर्स, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू देयर मास। अगर ये सेम बॉडी है और यहाँ पर एक दूसरी बॉडी है बड़े मास वाली, ठीक है, अगर हम यहाँ पर सेम फोर्स लगा रहे हैं और यहाँ पर भी सेम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा मूव कौन करेगी, ज़्यादा मूव वो करेगी जिसका मास छोटा होगा और ये कम मूव करेगी। तो यहाँ पर क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मास से क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन ऐसा बनेगा, यानी एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास से, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मास होगा एक्सेलरेशन उतनी कम प्रोड्यूस होगी। मतलब कि मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगी। आई होप आर यू अंडरस्टैंड दिस, ओके। तो आगे चलते हैं हम। तो अब देखिए कि हम इन दोनों इक्वेशंस को, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 जो हैं, इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेंगे, एक्सीलरेशन जो है वो फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मास देखिए अपॉन में नीचे हैं। तो हम यहाँ पर देखिए कि प्रोपोर्शनल की साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी कांस्टेंट लगाते हैं। मतलब कि पुटिंग द कांस्टेंट रिमूव फॉर द प्रोपोर्शनलिटी साइन, मतलब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक k को कांस्टेंट लिया है, तो k की जो वैल्यू होती है वो 1 होती हैं। तो यहाँ पर 1 हम k की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला या लास्ट में जो आंसर आएगा, एक्सेलरेशन इक्वल टू F/m। तो यहाँ से हमारा जो सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन बनता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F इक्वल्स ma। तो आई होप आर यू अंडरस्टैंड द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। मतलब कि जितनी फोर्स लगाओगे उतनी ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी किसी भी मास वाले ऑब्जेक्ट में। तो यही है सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन, और सॉरी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो अब बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उससे पहले हम इसके दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हमें कहा गया है कि एक मतलब कि फाइंड द फोर्स, एक फोर्स फाइंड करें, एक्सेलरेशन जो है बॉडी में वो कितनी, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन है और बॉडी का जो मास है वो 50 kg है। मतलब 50 kg बॉडी का मास है
और एक्सीलरेशन पता है तो हम फोर्स फाइंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये हमारा फार्मूला है F इक्वल्स ma। मास हमें पता है 50 kg और एक्सीलरेशन भी हमें पता है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या सेकंड इनवर्स स्क्वायर। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है ma मल्टीप्लाई हो रहा है मास और एक्सीलरेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। मास है 50 kg और एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 kg यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम आपको पता होगा, हमने फोर्स वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है वो बराबर होता है न्यूटन के। तो फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है। तो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। तो यहाँ पर 250 न्यूटन की फोर्स लगेगी उस ऑब्जेक्ट पे, तभी ही 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन उस बॉडी में प्रोड्यूस होगी। तो यही इस मतलब की क्वेश्चन का मतलब है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है फाइंड द फोर्स। अभी फोर्स फाइंड करनी है। एक 1000 किलोग्राम वाली मास वाली बॉडी है, उसको रोकने के लिए आपको फोर्स फाइंड करनी है। मतलब एक गाड़ी है, उसका मास जो है, उसका मास कितना है? 1000 किलोग्राम मास है उस बॉडी का। उस बॉडी को रोकने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? मतलब कि रिटार्डिंग फोर्स, उसको रोकने के लिए, यानी इन द मतलब कि अगेंस्ट फोर्स लगेगी, यानी फोर्स जो है वो अपोजिट होगी, यानी उसको हमें रोकना है। वो बॉडी इस तरीके से मूव करे, उसको रोकने के लिए हमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगानी होगी। तो यानी अपोजिट में फोर्स लगानी होगी। तो मतलब कि उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो 72 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। और डिस्टेंस इस मतलब कि जो कार हैं वो 40 मीटर के बाद रुक जाती हैं। तो फोर्स कितनी लगी उस बॉडी पे? तो यहाँ पर देखें कि ये मास है, मास को आप रहने दें, क्योंकि मास जो है हमें फोर्स फाइंड करने में हेल्प करेगा। और देखिए कि ये है इनिशियल वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी ये थी, और 40 मीटर के बाद वो गाड़ी क्या हो जाती है? इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी से गाड़ी मूव कर रही थी। मूव करने 40 मीटर के बाद, मतलब 40 मीटर के बाद ये गाड़ी क्या हो जाती है? यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाती है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है इसकी? 0 बन जाती है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है? 0 है। आई होप आर यू अंडरस्टैंडिंग। फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या है? 0 है। और डिस्टेंस जो इसने 40 किलोमीटर के बाद ये गाड़ी रुक गई है। तो हम पहले एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे और उसके बाद फोर्स फाइंड करेंगे। तो इस गाड़ी में मतलब कि एक्सीलरेशन कितनी आई है? तो एक्सीलरेशन का फार्मूला आप देखिए कि ये हमारे पास एक्सीलरेशन का फार्मूला है। तो इस फार्मूले में हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए कि ये फार्मूला हमें दिखाई दे रहा है एक्सीलरेशन का। ये है हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे और इसकी हम एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने अगर नहीं देखा तो हमारे चैनल पर इक्वेशंस ऑफ द मोशन बाय फोटोन एकेडमी में वो एम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो इस फार्मूले में जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो देखिए कि वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है, 0 का स्क्वायर 0 बनेगा, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी है 20। क्योंकि यहाँ पर देखिए कि हमें 72 किलोमीटर पर आवर दिया गया है। हमें जो है मतलब कि मीटर पर सेकंड में आंसर लाना होगा, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो मतलब 72 किलोमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आवर में 360 यानी कि 3600 क्या होते हैं? सेकंड्स होते हैं। तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा, मतलब 72 किलोमीटर पर आवर जो है वो मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट होगा तो आपने यहाँ पर देख लिया होगा। तो ये जो आएगा हमारा आंसर 20 मीटर पर सेकंड। तो 20 मीटर पर सेकंड को हम यहाँ पर रखेंगे तो 20 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर जो बनेगा वो कितना होगा? 400 बनेगा, ठीक है। और नीचे क्या है? 2 फार्मूले का है। यहाँ पर देखिए कि 2 फार्मूले का है और एस मतलब कि डिस्टेंस जो गाड़ी ने 40 मीटर कवर किया है। तो इससे हमें क्या पता चलेगा? एक्सीलरेशन पता चल जाएगी। तो एक्सीलरेशन को फाइंड करने के लिए हमें इस फार्मूले में जो हमने वैल्यू पुट करी इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो देखिए कि 0 का मतलब स्क्वायर 0 बनता है, मतलब ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और माइनस इसमें आ रही है, और 20 का स्क्वायर कितना बनता है? 20 मल्टीप्लाई बाय 20। 20 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना होता है? 2 2 ज़ा 4 बनेगा, मतलब 2 2 ज़ा 4।
और ये 2 ज़ीरो लास्ट में आप लगा देंगे तो 400 बन जाएगा। और नीचे क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 40, 2 मल्टीप्लाई बाई 40 यानी 2 40 80 बनेगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम काट के सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 5 माइनस का 5। मतलब कि यहाँ पर डिक्लेरेशन हो रही है। माइनस की साइन इसलिए आई है क्योंकि देखिए कि गाड़ी इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है और फोर्स हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो नेगेटिव एक्सीलरेशन आएगी, यानी गाड़ी जो है आस्ते आस्ते रुकना शुरू हो रही है, यानी डिक्लेरेट हो रही हैं। अगर आपने हमारा एक्सीलरेशन वाला चैप्टर नहीं देखा है तो एक्सीलरेशन वाला चैप्टर या एक्सीलरेशन वाला जो लेक्चर है आप इस चैनल पर देख सकते हैं। तो आई होप आर यू अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि हम जो न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं वो अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं और सही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्सीलरेशन नेगेटिव ही आनी चाहिए थी। तो एक्सीलरेशन नेगेटिव आ गई। अब हम मतलब कि फाइंड करते हैं फोर्स। अब फोर्स भी नेगेटिव आनी चाहिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है। फोर्स किस डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो भी नेगेटिव आनी चाहिए। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता है? F इक्वल्स एम ए। एम मतलब कि मास हमें पता है, मतलब 1000 kg है, 1000 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन हमारी है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस का तो -5000 बन जाएगा। मतलब इसको रोकने के लिए हमें 5000 न्यूटन की फोर्स चाहिए अगेंस्ट में, जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसके अगेंस्ट में हमें फोर्स लगानी पड़ेगी इतनी, तब वो 40 मीटर के बाद गाड़ी रुकेगी, यकदम नहीं रुकेगी। 40 मीटर डिस्टेंस कवर करके बाद में वो बॉडी क्या करेगी? रुकेगी। तो ये था हमारा सेकंड मतलब कि न्यूमेरिकल। अब हम चलते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो कि बिल्कुल सिंपल है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है कि एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब एक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है? ये दोनों एक फोर्सेस ही होती हैं, मतलब एक पेयर ऑफ फोर्सेस हैं। एक्शन वो जो हम लगाते हैं, रिएक्शन वो जो दूसरा सरफेस बॉडी पर लगाता है, जिस बॉडी ने एक्शन किया है उस पर लगाता है। ये दो एक फोर्सेस होती हैं, ये ऑलवेज इक्वल होती हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। मतलब कि एक्शन इस डायरेक्शन में है तो रिएक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। मतलब फोर्स जो है एक्शन इस डायरेक्शन में है तो रिएक्शन ऑलवेज उसके अपोजिट होगा। ऐसा नहीं कि उसी डायरेक्शन में हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखिए कि यहाँ पर ये एक्शन फोर्स हैं और ये नेगेटिव में रिएक्शन। नेगेटिव में क्यों लिखा है? क्योंकि नेगेटिव मीन्स कि अपोजिट में होगा और ये ऑलवेज इक्वल होगा। यहाँ पर हमने इक्वल टू की भी निशानी लगाई है, साइन। तो इसके जो मतलब कि मेन की पॉइंट्स हैं, दीज फोर्सेस ऑलवेज अकर इन द पेयर्स। ये जो फोर्सेस हैं थर्ड लॉ ऑफ द मोशन में, देखिए अगर आप एक बॉल को लेते हैं, एक बॉल को आप हिट करते हैं किसी भी दीवार पे, तो जितनी तेज़ी से आप दीवार पे बॉल को हिट करते हैं उतनी ही तेज़ी से दीवार से वो बॉल बाउंस बैक होकर आपके पास आता है। तो इससे मुराद है कि जितना आपने एक्शन फोर्स इस बॉल पर लगाया, इस बॉल ने दीवार पर उतनी ही फोर्स से टकरा कर उतनी ही फोर्स से दीवार से वापस आएगा आपकी तरफ। तो यहाँ पर इट इज़ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यही तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। यहाँ पर आपने एक्शन किया और दीवार ने बॉल पे रिएक्शन किया। तो यहाँ पर ये क्या है? दो फोर्सेस ऑलवेज पेयर में होती हैं। एक्शन होगा तो रिएक्शन लाजमी होगा, ऐसा नहीं कि रिएक्शन हो रहा है एक्शन फोर्स है ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सो व्हेन द बॉडी पुशेस अगेंस्ट अनदर द सेकंड बॉडी पुशेस बैक जस्ट एज हार्ड। ठीक है, अगर एक बॉडी जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है तो ये दीवार जो है इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कहते हैं कि ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। देखिए इसमें एक और भी कंडीशन होती है कि अगर आप इस दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, मान लेते हैं आप इस दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन आप तो एक्शन कर रहे हैं लेकिन रिएक्शन तो हो ही नहीं रहा है। मतलब आप पे दीवार भी फोर्स लगा रही है लेकिन दीवार जो है आपके फोर्स को कैंसल आउट कर रही हैं। तो यहाँ पर कैंसल आउट का कॉन्सेप्ट नहीं आता। ठीक है, सिर्फ आपको ये समझना है कि फोर्स, एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स क्या होगी? ऑलवेज इक्वल होगी और अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पर आपको ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट में हमें कहा गया है दे आर ऑलवेज इक्वल इन क्वांटिटी बट अपोजिट इन द डायरेक्शन, ये हमें पता है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक टेबल है और टेबल पे बुक रखी हुई है। अब बुक जो है वो कहीं मूव नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं कि इस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रही। हमने फर्स्ट लॉ में क्या पढ़ा था? जब भी कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो उस पर जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं,
एक्सटर्नल फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये फोर्सेस एक्सटर्नल नहीं हैं। एक्सटर्नल फोर्स वो जो हम अप्लाई करें, खुद से फिज़िकली अप्लाई करें, ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉडी रेस्ट में है, बुक मतलब क्या है, रेस्ट में है। तो यहाँ पर देखें कि इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अगर आपने हमारे इस चैनल पर वेट या मास वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो वो भी जाकर पढ़ लें, ठीक है। तो वेट जो इसका डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो नीचे टेबल भी इसको अपवर्ड मतलब कि फोर्स लगा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स या रिएक्शन फोर्स कहते हैं इसको। रिएक्शन फोर्स को और भी नाम है रिएक्शन फोर्स का, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स, एन से डिनोट करते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं इसे हम। नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं, जो कि नॉर्मली लगता है, परपेंडिकुलर मतलब कि परपेंडिकुलर लगता है, सरफेस के मतलब कि परपेंडिकुलर होगा। और दूसरा मिसाल देखेंगे, आप जब किसी भी सरफेस पे चलते हैं तो आप मतलब कि जितनी फोर्स नीचे लगाते हैं उतना ही जो ये ग्राउंड होता है रिएक्शन में लगाता है, तभी आप क्या होते हैं, आगे की तरफ चल पाते हैं। अगर ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन ना होता तो हमें तो चलना भी आसान नहीं होता। तो जो रॉकेट लॉन्च करते हैं एयरक्राफ्ट या जो स्पेस में रॉकेट लॉन्च करते हैं वो भी इसी तरह से होते हैं। उस मतलब कि जो रॉकेट लॉन्चर होते हैं उसके जो नीचे मतलब कि दिए होते हैं, एक थ्रस्ट दिए होते हैं जिसमें से आग निकलती हैं या गैसेस निकलती हैं बहुत ही स्पीड से। वो थ्रस्ट क्या करती है, ज़मीन पे फोर्स लगाती हैं एक्शन की तरफ, और ज़मीन जो है मतलब कि उसको रिएक्शन में ऊपर धकेलता है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो रॉकेट जो है स्पेस में चला जाता है। तो यही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मतलब कि टू एवरी एक्शन फोर्स देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। मतलब एक्शन और रिएक्शन क्या है, ये दोनों फोर्सेस ही हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग अस, सब्सक्राइब टू फोटोन अकेडमी फॉर द फिजिक्स लेसन्स।